Hello student, this is Deepmala from Maharaja Agrasen School. Today we are going to read chapter 5 from class 9th. The chapter name is Cell. The fundamental unit of life is cell. आज हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। तो जो सेल वॉल है वो यूकार्योटिक सेल में, प्लांट सेल में मिलती है। ये जो सेल वॉल है ये बाहर का जो है ये आवरण है, जो बाहर की जो लेयर है इसको हम सेल वॉल कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में एक जेली टाइप मटेरियल फील्ड होता है। ये जो सेल वॉल है ये टफ होती है, रिजिड होती है। इसका टफ और रिजिड होने का रीजन ये है ताकि ये जो है प्लांट को सपोर्ट दे सके। दूसरा जो है मोस्टली ये जो सेल वॉल होती है मोस्टली सेल्स की ये नॉन लिविंग होती है। नॉन लिविंग होने के साथ साथ ये जो है रिजिड होती है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स इसमें बहुत पास होते हैं, लेकिन फिर भी जो है इसके अंदर से वाटर जो है अंदर आ सकता है और बाहर भी जा सकता है। मतलब ये जो है सेमी प्रेमेबल होने के कारण जो वाटर को अपने अंदर बाहर एंटर करने की परमिशन देती है। इसके अलावा जो सेल वॉल है ये सेलुलोज की बनी हुई होती है। सेलुलोज की बने होने के कारण क्या होती है ये टफ होती है। इसके साथ जो है इन सेल वॉल के बीच में जो लिग्निन नाम का एक एलिमेंट होता है जो कि इसे और टफ बना देता है। सेल वॉल का फंक्शन होता है, ये जो सेल वॉल है ये प्लांट को सपोर्ट देती है। दूसरा इसका फंक्शन हुआ ये जो है जितने भी बाहर फंगस है, बैक्टीरिया है, इन सब से जो है सेल के अंदर वाले हिस्सों को बचा के रखती है। हमारे पास नेक्स्ट सेल का पार्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है किसी भी सेल के अंदर होता है, और ये जो आसपास है ये यहाँ पर जो है न्यूक्लियस की आकृति बताई है डायग्राम में। न्यूक्लियस जो होता है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लास्ट इन दोनों से मिलके बना हुआ होता है और एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाते हैं। इसके अंदर ये न्यूक्लियॉन्स है। न्यूक्लियॉन्स के बाद जो इसके आसपास है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसे हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं, जो क्रोमेटिन से बना होता है। इसका काम होता है हमारे जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रखना। इस जेनेटिक मटेरियल को जो है हम DNA बोलते हैं। ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसके अंदर हमारे रिप्रोडक्शन करने की क्षमता और हमारे फिजिकल एक्टिविटी, हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्प्रिंग को ट्रांसफर होती है। इसके बाद जो न्यूक्लियस है इसके बाहर का जो ये इन्वेलप है ये ER या एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से कवर्ड होता है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है इसमें राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसाइज का काम करते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बाद जो है न्यूक्लियस जो है इन के ऊपर जो राइबोसोम्स होते हैं उन्हें बनाने का भी काम करता है। इसके अलावा जो ये बाहर का इन्वेलप है इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये न्यूक्लियस को जो साइटोप्लाज्म सेल्स है उससे अलग करने का काम करती है। न्यूक्लियस जो होता है काफी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला ये जो है सेल की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज सेल। ऑल एक्टिविटीज में सेल का रिप्रोडक्शन, सेल के अंदर जो न्यूट्रिशन आता है उसका जो है एब्जॉर्ब होना, वेस्ट मटेरियल को रिलीज करना, सेल के मटेरियल की पैकेजिंग करके टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाना, ये सारे काम जो है किसी भी सेल में जो है न्यूक्लियस के थ्रू होता है। दूसरा है इसका कि इट कंटेन DNA। जो DNA है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सेल के लिए। इसमें पर्टिकुलर उस ऑर्गेनिज्म की सारी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन होती है। इसके बाद जो है थर्ड है ये सेल डिवीजन को भी प्रमोट करता है। सेल डिवीजन इसी के कारण होगा। अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो जब अगर पुरानी सेल खत्म होगी तो नई सेल नहीं बन पाएगी। तो जो न्यूक्लियस है वो सेल डिवीजन में भी इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा जो न्यूक्लियस है वो किसी भी ऑर्गन की सेल की स्ट्रक्चर यूनिट है। अगर न्यूक्लियस किसी सेल से निकाल लिया जाए, खत्म कर दिया जाए तो वो सेल जो है पर्टिकुलर धीरे धीरे ड्राइव हो जाएगी और मर जाएगी।
अब हमारे ये जो एक एनिमल सेल का डायग्राम है। अब इस एनिमल सेल में हम न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है एक जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है और ये सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनल्स है इस स्ट्रक्चर के साइटोप्लाज्म के अंदर सस्पेंडेड रहते, तैरते रहते हैं। ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर जेली लाइक जो मटेरियल होता है इसमें इसके अंदर इस सेल की सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती है। इसी के साथ साइटोप्लाज्म में जो है कई सारी मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में ग्लूकोज, अमीनो एसिड और प्रोटीन्स भी मिलते हैं। अब इसके बाद जो है साइटोप्लाज्म के बाद दूसरा नंबर आता है इसका न्यूक्लियस के आसपास जो RER और SER होते हैं। RER को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और SER को बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। RER का काम होता है जो यहाँ पर राइबोसोम्स इसके साथ अटैच होते हैं, तो RER का काम होता है इन राइबोसोम्स की हेल्प से जो सेल के अंदर प्रोटीन है उन्हें सिंथेसाइज करना और सिंथेसाइज करने के बाद टारगेट ऑर्गन तक भेजना। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का काम होता है हमारी बॉडी में जो फैट होता है और जो ग्लिसरॉल होता है उनको सिंथेसाइज करना है। इसके साथ ही कोलेस्ट्रॉल को भी सिंथेसाइज करता है। इसके अलावा जो हमारा लीवर होता है उसके साथ और किडनी के साथ जो ACR होता है उन सेल में वो जो है टॉक्सिक सब्सटेंस को और अल्कोहल को बाहर निकालने में भी मदद करती है, प्यूरिफाई करने में मदद करती है। इसी के साथ जो SER है ये दूसरे जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उन्हें भी बाहर निकालने में मदद करती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये इसमें रिबन जैसा स्ट्रक्चर है यहाँ पर और ये जो है कैप्सूल के जैसा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है हम सेल का पावर हाउस भी कहते हैं और पावर हाउस कहने का रीजन ये है कि जितनी भी सेल एक्टिविटी के लिए एनर्जी की जरूरत होती है वो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है यही प्रोड्यूस करता है और ये जो एनर्जी होती है वो ATP के फॉर्म में होती है। सेल के अंदर जो ग्लूकोज आता है उस ग्लूकोज को ये सिंथेसाइज करता है और सिंथेसाइज करने के बाद जो ATP के फॉर्म में एनर्जी रिप्रोड्यूस करता है। इसके अंदर ये जो रिबन जैसा स्ट्रक्चर होता है ये क्या करता है ग्लूकोज से सिंथेसाइज फूड को सिंथेसाइज करने का जो सरफेस एरिया है उसे कई गुना बढ़ा देता है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज हो सके। इसके बाद नेक्स्ट आती बारी गोल्गी एपरेटस की। गोल्गी एपरेटस जो है हमारी सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स है। अगर गोल्गी एपरेटस नहीं होगा तो भी सेल जो है वो डाई हो जाएगी, मर जाएगी। इसका रीजन है गोल्गी एपरेटस जो है वो जितना भी फूड सिंथेसाइज करता है, सिंथेसाइज फूड को ये जो है पैक करता है और सेल के जो अदर टारगेट ऑर्गेनल्स है उन तक पहुंचाने का काम करता है। इसके अलावा जो गोल्गी एपरेटस है ये सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के साथ दूसरे ऑर्गेनल्स के साथ लाइसोसोम्स को बनाने का भी काम करता है और हम इन सब की मेम्ब्रेन्स को बनाने में ये हेल्प करता है। इसलिए अगर गोल्गी एपरेटस नहीं होगा तो भी हमारी जो सेल है वो डाई हो जाएगी। अब ये जो लाइसोसोम्स है ये लाइसोसोम्स जो है सेल में इस तरह के छोटे छोटे पार्ट्स से घूमते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। लाइसोसोम्स जितनी भी सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल होता है या जो सेल रिकवरी नहीं कर पाती, खराब होने लगती है, तो ये जो लाइसोसोम्स है उस सेल को जो है खत्म करने का काम करता है। साथ ही वेस्ट पार्ट्स को भी डाइजेस्ट कर देता है। इसके अंदर काफी स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। अगर सेल का मेटाबॉलिक सिस्टम गड़बड़ हो जाए या सेल ठीक तरह से काम न करे तो ये जो लाइसोसोम्स अगर फूट जाए इसी के अंदर तो ये क्या करेगा, ये जो पूरी सेल है इसी को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसीलिए इस लाइसोसोम को जो है हम लोग सुसाइडल बैग भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर वॉक्यूल। वॉक्यूल जो है एनिमल सेल में जो है वॉक्यूल का साइज काफी छोटा होता है। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और क्वांटिटी होती है। जब इस सेल को डाइजेस्ट करना, सिंथेसाइज करना होता है फूड, तो इसके अंदर से डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होते हैं और ये जो है साइटोप्लाज्म के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। ये जो प्लास्टिड्स है ओनली प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते। इन प्लास्टिड्स के कारण ही जो है प्लांट जो है इतने कलरफुल होते हैं। प्लास्टिड जो है इस तरह का शेप होता है, उसका एक राउंड कैप्सूल के फॉर्म में होते हैं। प्लास्टिड जो है 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, हम इसे क्लोरोफिल भी कहते हैं। इसी के कारण जो है
पत्तियों का रंग, जो पौधों की पत्तियां हैं, लीव्स का कलर जो होता है वो ग्रीन या हरा होता है। इसके बाद जो है दूसरा आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो एक कलर्ड पिगमेंट है, ये ग्रीन कलर को छोड़ के इसमें दूसरे कलर्स होते हैं। फिर लास्ट है इसका थर्ड पार्ट है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस पिगमेंट होता है। जो इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट का काम होता है प्लांट की सोलर एनर्जी को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना। ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करने का काम करता है। जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये मोस्टली फ्लावर्स में होता है, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में मिलता है। इसका काम होता है रिप्रोडक्शन के लिए, पोलिनेशन के लिए, जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम होता है। लास्ट है ल्यूकोप्लास्ट, और ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है फूड को स्टोर करना। ये फूड को जो स्टार्च के फॉर्म में या सेलुलोज के फॉर्म में जो है वो स्टोर करके रखता है। According to today's lecture, I am giving you some questions. You should be note in your notebook. फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रा एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। अपनी नोटबुक में एनिमल सेल, प्लांट सेल का डायग्राम बनाओ, जंतु कोशिका और पादप कोशिका का डायग्राम। दूसरा है डिफरेंशिएट बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल में अंतर लिखो, जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच में अंतर लिखिए। थर्ड हो गया नेम द पावर हाउस ऑफ सेल। जो सेल या कोशिका का पावर हाउस है उसका नाम लिखो।